वेलकम बैक। दिस इज़ मी हामिद खान एंड यूर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल और उसके कंपोनेंट्स को। तो वाइट ब्लड सेल वो सेल हैं जो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे वूल बॉडी यानी कि वूल बॉडी के जो ब्लड हैं उस ब्लड का हिस्सा है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल पाए जाते हैं जिसे हम डिफरेंशियल ब्लड काउंट कहते हैं। तो WBC के टॉपिक है हमारा, इसमें हम WBC के अंदर जितने भी डिफरेंट सेल हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम WBC को फाइंड करते हैं, WBC को डिफाइन करते हैं कि WBC क्या है। WBC कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और इसके अलावा ये हमारे बॉडी के डिफेंसिव सेल भी कंसीडर करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल पर ये मुश्तमिल होते हैं। सो वाइट ब्लड सेल का जो रेंज है वो 6000 से लेकर 11000 से, इसके अलावा ये बच्चों में इसकी रेंज ज़्यादा होती है। तो इसके हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके दो बेसिक टाइप्स हैं। पहले टाइप का नाम है ग्रेनुलोसाइट्स, और जबकि सेकेंड टाइप का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर वो सेल पाए जाएंगे जिनके सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स यानी कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद हो, धब्बेदार स्ट्रक्चर मौजूद हो। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो वाइट ब्लड सेल का हमारा टॉपिक है। मैं वंस अगेन इसको रिमाइंड करता हूँ कि वाइट ब्लड सेल क्या है। वाइट ब्लड सेल हमारे बोन मैरो से यानी कि जो वूल ब्लड है उस वूल ब्लड का हिस्सा है और इसके रेंज जो है ये 6000 से लेकर 11000 तक इसकी रेंज होती है, जबकि बच्चों में इसकी रेंज ज़्यादा भी हो सकती है। तो इससे रिलेटेड डिजीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन हम इसके बेसिक टू टाइप्स को पढ़ेंगे। पहले टाइप्स का नाम है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में जो सेल आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहले सेल का नाम है न्यूट्रोफिल, सेकेंड एजिनोफिल्स और थर्ड बेसोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये तीन वो सेल हैं जो ग्रेनुलर कास्ट यानी कि इसके सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर वो सेल पाए जाते हैं जिसके सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स। सो अभी हम न्यूट्रोफिल को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रोफिल की सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। न्यूट्रोफिल जो है ये दोनों, चूंकि WBC जो है ये न्यूक्लिएटेड सेल है। न्यूट्रोफिल के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है कि इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर्स भी कहते हैं। इट्स मीन कि इसके सेल के अंदर मल्टीपल लॉब्स पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के मल्टीपल लॉब्स पाए जाते हैं इस तरह। सो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, ये न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर है और इसके सरफेस के ऊपर ग्रेनुलर कास्ट, इस तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इस वजह से इसे हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इसके अगर परसेंटेज की बात करें तो 40 to 60% ये हमारे WBC में पाए जाते हैं। अब इसके रेंज की अगर हम बात करें, इसकी रेंज बढ़ भी जाती है और कम भी होती है। इसकी रेंज बढ़ती भी है और कम भी होती है, यानी कि 60 to 70% तक भी इसकी रेंज बढ़ सकती है। अप्रोक्सीमल इसका यानी कि 40 से लेकर 70 तक इसकी टोटल काउंट है, ये हमारे WBC में पाए जाते हैं। अब अगर ये इंक्रीज़ होंगे, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ है, इसका मतलब ये है कि जब ये हम ब्लड का टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट में न्यूट्रोफिल की तादाद बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर इस चीज़ को शो करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है और इस इन्फेक्शन को कोप होने के लिए, इस इन्फेक्शन से निपटने के लिए
न्यूट्रोफिल्स अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स क्या कर रहे होते हैं, ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, यानी कि उसे डाइजेस्ट करते हैं। इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर्स भी कहते हैं। इसके अलावा इससे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसे हम कीमोटैक्सिन्स कहते हैं। वो कीमोटैक्सिन्स जो ये हमारे इम्यून जो डिफेंसिव सेल है उसको जो है स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद हम एजिनोफिल्स की अगर बात करें तो एजिनोफिल्स जो है इसके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी एजिनोफिल का इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। अब एजिनोफिल्स जो है ये भी ग्रेनुलोसाइट्स है, और ग्रेनुलोसाइट्स के साथ इसकी अगर हम क्वांटिटी देखें तो 2 to 4%, ये इसकी क्वांटिटी है 2 to 4%। और स्ट्रक्चर के हवाले से 2 लोब्स पाए जाते हैं एजिनोफिल्स के अंदर, इस तरह 2 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि इसके साइटोप्लाज्म के ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इस वजह से इसे हम एजिनोफिल्स कहते हैं या ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रेन्यूल्स, इस ग्रेन्यूल्स की मौजूदगी में इसे हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, और इसकी तादाद 2 to 4% है। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और ये टॉक्सिक प्रोटीन बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं, टू किल बैक्टीरिया और वायरसेस। ये हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक प्रोटीन होते हैं उस टॉक्सिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो बेसोफिल का स्ट्रक्चर भी बेसोफिल का स्ट्रक्चर है, और इसके सरफेस के ऊपर भी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और बेसोफिल्स जो है हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन का मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसको, यानी कि जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, उसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल प्रोड्यूस हिस्टामिन, एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये हिस्टामिन को प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी तादाद 0.4 से लेकर 1% तक ये हमारे वूल ब्लड में WBC के अंदर पाए जाते हैं। अभी हम मोनोसाइट की तरफ आते हैं। तो मोनोसाइट्स जो है, मोनोसाइट के सेल ये बड़ी तादाद में बोन मैरो से निकलते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ये हमारे बॉडी के मेजर डिफेंसिव सेल्स है, और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट जगह पर पाए जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में डिफरेंस क्या है। अब चूंकि मैंने मोनोसाइट का डायग्राम बनाया तो आप मोनोसाइट और बेसोफिल को कंपेयर कर सकते हो। मोनोसाइट के सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जबकि बाकी जो 3 हैं न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इसके सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद है। सो ये ग्रेन्यूल्स जो है इनके दरमियान डिफरेंट, यानी कि इख्तिलाफ है इनके दरमियान, एक किस्म का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स का है। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वो ग्रेनुलोसाइट्स होंगे, और अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे तो वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होंगे। अब मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट जो है इसके सरफेस के ऊपर, चूंकि ये ए ग्रेनुलोसाइट्स है तो इसके सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे, और ये मोनोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोनोसाइट प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस के साथ मोनोसाइट मैक्रोफेज एक सिस्टम बनाता है, और वो सिस्टम हमारे पूरे बॉडी के अंदर, जैसे कि लीवर के अंदर मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम के सेल पाए जाते हैं जिसे हम क्यूपर सेल्स कहते हैं। इसके अलावा एलोवेलर सेल्स हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा रेटिकुलर सेल्स, मेसेंजियल सेल्स, रेटिकुलर सेल्स स्प्लीन में पाए जाते हैं जो RBC को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा जो हमारे किडनी के अंदर पाए जाते हैं मेसेंजियल सेल्स। इसके अलावा न्यूरोगिला एक सेल्स पाए जाते हैं, माइक्रोग्लियलिया। ये तमाम तर सेल मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज के मिलाप से बने होते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। जबकि मोनोसाइट से एक और चीज़ भी प्रोड्यूस होते हैं, और उस सेल का नाम है एक्साइटेबल सेल होते हैं। इस सेल को हम डेंड्रिटिक सेल कहते हैं। ये डेंड्रिटिक सेल क्या करती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स इस सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स जो एंटीजन को होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद लिम्फोसाइट की तरफ अगर हम आए तो लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है ये बड़े शेप का होता है, और इसने पूरे साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। और जबकि चूंकि ये ए ग्रेनुलोसाइट्स है तो इसके सरफेस के ऊपर
ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। तो ये लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर है। और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स अगर हम बात करें तो मोनोसाइट 3 to 8% हमारे WBC में पाए जाते हैं, 3 to 8%। सो मोनोसाइट्स की तादाद भी अगर बढ़ गई तो इट्स मीन के बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और लिम्फोसाइट्स अमूमन वायरल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। जब कोई वायरस हमारी बॉडी को अटैक करते हैं तो उसके नतीजे में लिम्फोसाइट की तादाद बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट से दो सेल बनते हैं, एक सेल का नाम है टी सेल और दूसरे का नाम है बी सेल। यानी कि जो लिम्फोसाइट्स है ये दो सेल मजीद प्रोड्यूस करते हैं, एक का नाम है टी सेल और दूसरे का नाम है बी सेल। बी सेल जो ये प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल, और टी सेल जो है ये हमारे बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल के अंदर टी हेल्पर सेल्स है, टी रेगुलेटरी सेल्स है, इस तरह। इसके अलावा क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स, ये अगर इसको हम डिस्कस करने जाएं तो हम इम्यूनोलॉजी के टॉपिक में चले जाएंगे। लेकिन टी सेल के बारे में इतना बताऊंगा कि टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे अहम सेल है। इसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन है कि अगर एक दफ़ा ये किसी वायरस और बैक्टीरिया पर काबू पाता है और उसकी तादाद को ख़त्म कर देते हैं, तो अगर वो वायरस और बैक्टीरिया 3-4 साल बाद दोबारा उस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आए, उस इंसान के ऊपर अटैक करें, तो टी सेल डायरेक्ट उसको पहचान कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर मेमोरी रिस्पॉन्स होते हैं। और बी सेल जो ये प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं और प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ बनती है। एंटीबॉडीज़ में IgG, IgM, IgE, IgG, IgD, इस तरह के ये 5 एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बी सेल का काम होते हैं। बी सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और टी सेल जो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इसका काम होते हैं। तो मैं अगेन इसके ऊपर रिव्यू देता हूँ कि वाइट ब्लड सेल्स के हम डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो है इसकी तादाद 6000 से लेकर 11000 तक है सेंटीमीटर क्यूब में। और इसके दो बेसिक टाइप्स है कि ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो सेल हैं WBC के जिसके सरफेस के ऊपर, जिसके साइटोप्लाज्म के ऊपर ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट्स वो सेल है जिसके सरफेस के ऊपर, जिसके साइटोप्लाज्म के सरफेस के ऊपर कोई ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स, एज़ोनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स को जो है हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस के मल्टीपल लोब्स पाए जाते हैं और इसके सरफेस के ऊपर ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे WBC के अंदर ये 100% में से ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स यानी कि मुकम्मल 100% में इसकी जो तादाद है वो 40 to लेकर 70%। अब अगर ये इससे ज़्यादा होंगे 80, 85, 86, इट्स मीन के बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसके किल करने के लिए, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रोफिल्स की तादाद बढ़ गई है। अदरवाइज न्यूट्रोफिल्स जो ये नॉर्मल हालत में 40 to 60% या 70% तक ये इसकी नॉर्मल हालत है। अब एज़ोनोफिल्स की अगर हम बात करें तो एज़ोनोफिल्स 2 to 4% यानी कि 2 से लेकर 4% तक ये सेल पाए जाते हैं WBC के एक ग्रेनुलोसाइट्स पोर्शन में। और अगर ये बढ़ेंगे तो इट्स मीन के बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। स्पेशली ये हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर हेलमिंथस होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, उसको किल करने के लिए एज़ोनोफिल्स जो है हाई रिस्पॉन्स दे रहा होते हैं, टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं और वो टॉक्सिक प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, जो सिस्ट होते हैं, उसको किल करते हैं। अब बेसोफिल की तरफ आए तो बेसोफिल 0.1 to 1%। अगर ये हाई होंगे तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी मौजूद है। स्पेशली ये मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उसके दौरान ये बेसोफिल जो बढ़ जाते हैं। अभी हम एग्रेनुलोसाइट्स की तरफ आते हैं तो एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर दो बेसिक सेल हैं, एक का नाम है मोनोसाइट, दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है, मोनोसाइट्स के अंदर लोब पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस लोब पाए जाते हैं और इसके सरफेस के ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। इस वजह से इसे हम एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ए कहते हैं एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ए का मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। सो मोनोसाइट्स जो है ये बोन मेरो के अंदर ज़्यादा तादाद में बनते हैं और ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि मोनोसाइट्स जो ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं और इसके दरमियान एक ताल्लुक बनता है जिसे मोनोसाइट्स मैक्रोफेज सिस्टम कहते हैं। ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेज सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में पाए जाते हैं, स्पेशली लीवर, ब्रेन, किडनी और इसके अलावा हमारे मल्टीपल ऑर्गन यानी कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन, जैसे कि अब लीवर के अंदर क्यूपफर सेल्स है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है। स्प्लीन के अंदर रेटिकुलर सेल्स है, मोनोसाइट्स मैक्रोफेज सिस्टम एक ताल्लुक है। अब अगर किडनी के अंदर कोई बैक्टीरिया आएगा तो किडनी के ऊपर एक सिस्टम है मोनोसाइट्स मैक्रोफेज सिस्टम, जिसे मेसेंजर सिस्टम कहते हैं, मेसेंजर सेल्स कहते हैं। वो आके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। इस तरह लीवर के अंदर क्यूपफर सेल्स है, क्यूपफर सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और लीवर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा
माइक्रोग्लिया ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पे ब्रेन के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। इसके अलावा जो हमारे एल्वेओलर सेल्स हैं जो एल्वेलाई के ऊपर पाए जाते हैं, वो लंग्स के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा रेंज में पाए जाते हैं मोनोसाइट्स मैक्रोफेज 3 to 8% होते हैं। लेकिन अगर ये इस तादाद से ज़्यादा हो जाएंगे, अब नॉर्मल कंडीशन में अगर ये बढ़ गए, इसका मतलब क्या है कि वैसे ये बढ़ते नहीं है, ये एक कंडीशन में बढ़ते हैं और उस कंडीशन का नाम है इन्फेक्शन। जब कोई इन्फेक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन आते हैं, तो उस एंटीजन को फाइट करने के लिए इसकी तादाद बढ़ जाती है और ये बोन मेरो से उड़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी के हर एक सेल में ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके अलावा जो बोन मेरो है, बोन मेरो मोर मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन करेगा ताकि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। तो मोनोसाइट्स की नॉर्मल रेंज 3 to 8% है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये नॉर्मल होगा और ये इंडिकेट करेगा कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इसके बाद लिम्फोसाइट्स की अगर बात करेंगे तो लिम्फोसाइट्स जो है ये वायरल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं और इसके जो रेंज है वो 20 to 25% है। 20 to 25%। इसका मतलब ये है कि लिम्फोसाइट जो है ये वायरल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं और इसके दो बेसिक टाइप है, एक का नाम है टी सेल और दूसरे का नाम है बी सेल। टी सेल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि जो मेमोरी रिस्पॉन्स होते हैं इम्यून सिस्टम का वो एक्टिवेट करता है, और बी सेल जो है ये प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करते हैं और उसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो टी सेल से इसके अलावा जो मोनोसाइट्स का एक किस्सा डेंड्रेटिक सेल्स भी हैं। डेंड्रेटिक सेल्स जो है एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं, एंटीजन को होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। टी सेल जो है टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेंगे, टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और बी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ बनाएगा प्लाज्मा के जरिए और वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा तादाद में हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैलेंगे और उस एंटीजन को, उस बैक्टीरिया और वायरस को किल करेंगे। तो इस तरह हमारे आपको जिस मैंने तकरीबन डिटेल बता दी इसके हवाले से कि किस तरह हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब अगर ये इसकी नॉर्मल रेंज 11,000, वैसे 11,000 नहीं होते एग्जैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000, 5,000, 6,000 ये ल्यूकोसाइट होते हैं, ये ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, अगर इससे कम होंगे तो उसे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। अमूमन ये ल्यूकीमिया में, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकीमिया में ये बढ़ जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स की तादाद ल्यूकीमिया में बढ़ जाते हैं। सो आई होप कि आपने इस लेक्चर को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया।